अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली तमाम अहबाब जो हैं वो ठीक है। हमारा बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर के अंदर लेक्चर सीरीज़ शुरू हुई है। हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करने लगे हैं। ये पहला लेक्चर होगा और ये इतना इम्पोर्टेंट होगा कि इसकी बुनियाद के ऊपर आपका जो पूरे का पूरा चैप्टर होगा ना जी वो डिपेंड कर रहा होगा। आपने इसको बड़े ही गौर से सुनने की कोशिश करनी है और अपने रजिस्टर के ऊपर अपने टर्मिनोलॉजीज़ को, अपने जॉर्गन को एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करनी है। इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली किंगडम एनिमीलिया, फंजाई, वायरसेस, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और बेस जो है ना वो डिस्कशन होगी। इसमें मेजर डिस्कशन किंगडम एनिमीलिया के ऊपर होती है। किंगडम एनिमीलिया आपको पता है कि जो किंगडम का लफ्ज़ है ना ये आपको उस लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना उससे निकला है। आपने पढ़ा था कि सबसे जो छोटा ग्रुप होता है वो स्पीशीज़ होता है। जब स्पीशीज़ आपस में मिल जाती हैं तो आपके पास जनाब जीनस बन जाता है। सो जब जीनस, बहुत सारे जीनस आपस में मिल जाते हैं तो फैमिलीज़ बन जाती हैं, और जब फैमिलीज़ आपस में मिल जाती हैं तो ऑर्डर बन जाता है। ऑर्डर्स जब आपस में मिल जाएं तो आपके पास क्लास बन जाती है, और जब क्लास मिल जाएं आपस में, बहुत सारी क्लासेस आपस में मिल जाएं तो आपके पास फाइलम बन जाता है, और जब फाइलम्स आपस में मिल जाएं तो आपके पास किंगडम बन जाता है। जब फाइलम मिल जाएंगे तो आपके पास किंगडम बन जाएगा। और आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि जो किंगडम होगा इसका मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा ग्रुप होगा जिसके अंदर तकरीबन दुनिया के तमाम एनिमल्स शामिल होंगे। जब आपने किंगडम्स को सिर्फ डिस्कस किया, जब आपने कहा कि यार ना हम टेक्सोनमी में किंगडम्स को डिस्कस करते हैं, तो आपने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले दो किंगडम बनाए गए थे। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी आपने 9th-10th के अंदर किसी हद तक पढ़ लिया कि जब दुनिया के वो तमाम जानदार जो ऑटोट्रॉफ हैं, जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनको आपने प्लांट्स कहा, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे उनको आपने एनिमल्स कहा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर थोड़े से मसाइल आए। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमसे, जैसे आपने यूगलिना पढ़ा था, वो आप यहाँ पे सेट नहीं हुआ, तो फिर हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जनाब में कन्वर्ट किया, और इसके अंदर हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स दोनों ही रख दिए। इस तरह हमारे पास 2 से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गई। हम किंगडम एनिमिलिया प्लांटी के बाद हमने किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा, वो इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि यार ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट दोनों को एक पे रखना मुनासिब नहीं है, और फंजाई की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने 3 से जनाब ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को तमाम के तमाम जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, जो क्लासिफिकेशन करने वाले बायोलॉजी के अंदर लोग हैं, उन्होंने पूरे जो लिविंग बीइंग्स थे उन्होंने उनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर डिवाइड कर दिया। उसमें से सबसे पहला किंगडम उन्होंने मोनारा रखा, और दूसरा किंगडम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा, और तीसरा किंगडम उन्होंने फंजाई बनाया, चौथा किंगडम उन्होंने प्लांटी बनाया, और पांचवा किंगडम उन्होंने एनिमीलिया बनाया। अब बायोलॉजी के इस चैप्टर के अंदर आपने मेजर जो फोकस रखना है, एक तो वो किंगडम के ऊपर रखना है, और किंगडम के अंदर भी इसका जो मेजर पार्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स के रिलेटेड है। ज़्यादातर जो डिस्कशन होगी वो एनिमल्स के ऊपर होगी। हाँ, इससे पहले कुछ डोमेन्स की डिस्कशन है, क्लासिफिकेशन की बातें हैं, कुछ वायरसेस की एंड के ऊपर जाकर बातें होंगी, लेकिन हम सबसे पहले किंगडम एनिमीलिया की जो डिस्कशन होगी ना उसको कंप्लीट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। अगर हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए उस पूरे चैप्टर को आगे लेके चलना। अच्छा, अब आपने अपनी कॉपीज़ अपने पास रखनी है, और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत ही क्वालिटेटिव होगा और हमें पूरे चैप्टर के अंदर हेल्प कर रहा होगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आज ही हमने किसी हद तक कंप्लीट करनी है। अच्छा, कहा यह जाता है कि पहले जो ऑर्गेनिज़म थे वो प्रोटॉक्टिस्टा ग्रुप के जनाना लोग थे, और ये सादा तरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं। सादा, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सादा जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना ये वो वाले हैं। प्रोटॉक्टिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो बिल्कुल दुनिया में सबसे ज़्यादा सादा हैं। प्रोटॉक्टिस्टिक इंसेस्टर्स जनाब जी इनको बोला जाता है। मैं इसको प्रोटॉक्टिस्टा लिख रहा हूँ।
ये वो अबाउजदाद है जिन्होंने ना अपनी अपने अंदर से दो फैमिलीज़ को जन्म दिया था। इनके अंदर से दो लोग, दो ग्रुप्स बेसिकली बाहर निकले थे। एक का नाम आपने रखा पैराजोआ और दूसरे का नाम आपने रखा मीजोजोआ या यू मेटाजोआ। हम यू मेटाजोआ जनाब ने यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब पैराजोआ और यू मेटाजोआ के अंदर बेसिकली जो फ़र्क है दोनों में, वो एक चीज़ का है और वो है ऑर्गेनाइजेशन का। इनकी बॉडी के अंदर जो मेन फ़र्क है ना जी, वो ऑर्गेनाइजेशन का मौजूद होना या ना होना है। जिनकी बॉडी की कोई तरतीब नहीं होती, नो सीक्वेंस, नो सिमेट्री एट ऑल, नो सिमेट्री एट ऑल, वो जो ऑर्गेनिज़म हैं वो पैराजोआ ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और वो उनका ताल्लुक़, उसका जो फाइलम बनता है वो है जनाब रेनी जी पॉरीफेरा। अब हमारी इसके ऊपर बाद में जब हम फाइलम पॉरीफेरा डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें पता चल रहा होगा कि फाइलम पॉरीफेरा के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी हमारी डिस्कशन सिर्फ ये हुई है कि यार ये जो लोग हैं प्रोटोक्टिस्टा के लोग, इन्होंने सिर्फ दो ग्रुप्स को अपने अंदर से पैदा किया था। एक यू मेटाजोआ था, दूसरा पैराजोआ था। और पैराजोआ के जो लोग हैं ये, इनकी बॉडी की कोई तरतीब नहीं होती। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास पत्थर है और ये आपके पास पैराजोआ ग्रुप का कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको सही यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये, इसकी बॉडी की कोई तरतीब नहीं होगी कि कहाँ पे इसने ग्रो करना है, कहाँ नहीं करना है। जिस तरफ इसका दिल करता रहेगा, पानी के अंदर मौजूद होते हैं और जहाँ पे इसका दिल करेगा, जिस जिस तरह दिल करेगा, ये जनाब रीना जी ये इस तरह ग्रो करता रहेगा। इसकी बॉडी की कोई भी तरतीब किसी भी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, मिलेगी ही नहीं। ये सबसे बड़ा मसला है पैराजोआ का, कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई तरतीब नहीं होती। तो हम वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी की कोई भी तरतीब नहीं होती, हम उनको पॉरीफेरा ग्रुप के अंदर शामिल कर देते हैं। इसी तरह आपके पास यू मेटाजोआ ग्रुप है। इस यू मेटाजोआ ग्रुप के अंदर ना बॉडी की कोई ना कोई तरतीब है, बॉडी की कोई ना कोई, जनाब आप यूँ कह लें कि सिमेट्री है। अच्छा, अब जब आपके पास बॉडी की कोई ना कोई सिमेट्री है, कोई तरतीब है, तो फिर वो कौन सी है ये अलग बात है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन की हुई है इस बुनियाद के ऊपर कि बॉडी की कोई तरतीब है भी या नहीं है। क्योंकि इसकी बॉडी की कोई तरतीब नहीं है, हमने वो तमाम दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी की कोई भी सिमेट्री नहीं होती, हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासीफाई करके रखा हुआ है पैराजोआ में। और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी की कोई ना कोई तरतीब होती है, उसको हमने क्लासीफाई करके रखा हुआ है यू मेटाजोआ में। अब आगे बॉडी की तरतीब कौन सी होती है, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गन्स की अरेंजमेंट किस तरह होती है, दिस इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि यार ना ये जो तरतीब है ना, इनकी कोई ना कोई बॉडी की तरतीब है। सो ये दीज ऑर्गेनिज्म वुड बी लेबल एज सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी को सिमेट्री है, इनकी बॉडी की कोई ना कोई सीक्वेंस है, ऑर्गन्स की कोई ना कोई अरेंजमेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। और इन ऑर्गेनिज्म की जिनकी बॉडी की कोई भी तरतीब नहीं होती, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ए सिमेट्रिकल, बॉडी की कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका जनाब ना बॉडी का कोई ना कोई तरतीब आपके पास मौजूद है। सो होपफुली आपको इतनी बातों की समझ आ गई है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई यू मेटाजोआ ग्रुप। आपने पढ़ा पहले कि ये वो ग्रुप है जिसकी बॉडी के अंदर कोई अरेंजमेंट होती है, इसलिए हम इस यू मेटाजोआ ग्रुप के तमाम ऑर्गेनिज्म को सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने इसके अंदर से दो ग्रुप्स बनाए हुए हैं। दो ग्रुप्स के अंदर टोटल क्लासिफिकेशन की हुई है। एक सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं रेडिएटा ग्रुप और दूसरा बाइलेट्रिया ग्रुप। हमारी बहुत जेनेरिक किस्म की डिस्कशन है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेडिएटा बाइलेट्रा के अंदर जनाब ना बुनियादी तौर पर कौन से फ़र्क हैं, कौन कौन सा डिफरेंस है इसके अंदर, तो हमें अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, होपफुली आपको पहली चीज़ें समझ आ गई होंगी। रेडिएटा ग्रुप के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी बॉडी की एक तरतीब है, वो है रेडियल सिमेट्री। इस सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, इस बॉडी के सीक्वेंस को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जो बाइलेटरल ग्रुप है इसके अंदर जो लोग शामिल हैं उस इस तरतीब को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। होपफुली आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया, आपको इस बात का पता चल गया कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। रेडिएटा के अंदर जो बॉडी की तरतीब मौजूद है उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जो बाइलेट्रिया ग्रुप है इसके अंदर बॉडी की जो जो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं उनकी बॉडी की तरतीब होती है, उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि बाइलेटरल सिमेट्री में
और रेडियल सिमेट्री में क्या फ़र्क है। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके पास ऑर्गेनिज़म है, ये बॉडी का उसका जनाब ना सेंटर है। आप इस ऑर्गेनिज़म्स को काटें, इस जानदार को काट दें, काटना सिर्फ आपका सेंटर से गुजरे तो ये आपका इधर वाला और ये वाला जो पार्ट होगा ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज क्या है, आप अपने आप को शीशे में खड़ा करके देखें, शीशे के अंदर जो बिल्कुल आप बाहर हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आप नज़र आ रहे होंगे। सो ये दोनों पार्ट हैं एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। आप एक को देखेंगे आपको दूसरा भी एग्जैक्ट वैसा ही नज़र आ रहा होगा। अब याद रखने वाली बात यह है कि आपको इसको काटना सिर्फ सेंटर से है। आप इस एंगल से काट लें, आप इस एंगल से काट लें, आप इस एंगल से काट लें, आप इधर से काट लें, आप यहाँ से काट लें, आप जिधर से मर्जी काटें, मगर जो प्लेन ऑफ कट होना चाहिए वो आपका सेंटर से गुजरना चाहिए। तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एक दूसरे का दोनों पार्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स की अरेंजमेंट इस तरह हुई हुई है तो फिर हम इस किस्म की बॉडी की अरेंजमेंट को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। होपफुली आपको इस बात का पता चल गया। बायलैटरल सिमेट्री के लिए आप इंसान की एग्जांपल ले लें कि इंसान है, इंसान के अंदर जनाब ना ये उसका जनाब ना बॉडी है, ठीक है जी, ये उसका बेली बटन है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये उसकी सेंटर पॉइंट है। आप इसको इधर से इधर काटें, सेंटर से तो गुजार रहे हैं मगर जो बनने वाला ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है वो कभी भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, हो सकता ही नहीं है, क्योंकि बॉडी का ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हैं बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से। लेकिन अगर आप इस जगह पे देखें कि अगर हमने ऑर्गेनिज्म को काटा और हमारा जो काटना है वो इधर से बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ गया है या फिर हमारे पास नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आया है, तो जो बनने वाला इधर वाले दोनों पार्ट्स हैं ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। सो हमारा जो प्लेन ऑफ कट यहाँ पे होगा वो बिल्कुल वर्टिकल हो और 180 के एंगल के ऊपर जनाब ने जी 180 के एंगल के ऊपर ये मौजूद हो, 180 का ये जाविया हो, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो। या ऊपर से नीचे काट लें या नीचे से ऊपर की तरफ आप ले जाएं, तो काटना मगर सेंटर से गुजरेंगे तो फिर ये जो राइट और जो लेफ़्ट पार्ट बनेंगे ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। सो बॉडी के हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह हुई हुई हो, उस बॉडी इस किस्म की सिमेट्री को आप हमेशा क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। और बॉडी के वो तमाम ऑर्गन्स की अरेंजमेंट जिसमें ये वाला तरतीब पाई जा रही हो, इस किस्म की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ भी याद रखना है इसके अंदर से जो फाइलम बाहर निकला इसकी वो था फाइलम नाइडेरिया। अब नाइडेरिया आपको हो शायद ना पता हो, लेकिन हाइड्रा ज़रूर पता होगा क्योंकि हाइड्रा का नाम आप काफ़ी हद तक सुन के आए हुए हैं। सो नाइडेरिया एक ग्रुप है जिसका दूसरा नाम सिलेंट्रेटा भी है। तो नाइडेरिया ग्रुप की हम डिस्कशन फर्दर जाके जब हम इस फाइलम को पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन नाइडेरिया बुनियादी तौर पर इस रेडियल सिमेट्री के जो लोग हैं ना वो नाइडेरिया के अंदर पाए गए। बायलैटरल सिमेट्री क्योंकि कॉम्प्लेक्स थी तो फिर इसके अंदर से हमने नेक्स्ट जो है ना जी वो 3 ग्रुप इसके अंदर से बने। हमारे पास ग्रुप बना बाइलैट्रिया, ठीक है जी। अब ये जो बाइलैट्रिया ग्रुप था ये बुनियादी तौर पर आपके पास 3 किस्म के नए जो है ना वो ग्रुप्स पैदा कर रहा था। नंबर 1, इसमें से पहला ग्रुप जो बना वो बना एसिलोमेटा। दूसरा ग्रुप जो बना वो था जनाब ना सूडो सिलोमेटा। और जो तीसरा ग्रुप बना वो बना जनाब ना आपके पास सिलोमेटा। ये आपके पास 3 ग्रुप बन गए। अच्छा अब याद रखें ए सिलोमेटा, सूडो सिलोमेटा या सिलोमेटा, इसमें आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सिलोमेटा, सिलोमेटा और सिलोमेटा। ये जो लफ्ज़ है ये तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ की बात हो रही है, दैट इज़ सिलोम। अब सिलोम क्या है ये अलग अलग डिस्कशन है, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा अब आपको पता है हमने सिलोम डिस्कस करनी है कि सिलोम बुनियादी तौर पर क्या होता है। सिलोम कैविटी का नाम है जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है। कैविटी को अंग्रेज़ी में हम स्पेस बोलते हैं, खाली जगह हम जनाब जी उर्दू में बोलेंगे। आप अपने बॉडी को चेक करें, आपके बॉडी के अंदर आपकी चेस्ट की कैविटी मौजूद है जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं, पेट की कैविटी मौजूद है
जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी भी बोलते हैं, जबकि इसका दूसरा नाम हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी भी है। आपके मुंह में कैविटी है, एक खाली जगह है जिसे हम ओरल कैविटी बोलते हैं। आपके नाक में कैविटी है एक, जिसे हम जनाब ना नेज़ल कैविटी बोलते हैं। तो हमारे पास बॉडी के अंदर स्पेसिस मौजूद है, खाली जगह हैं, जिनको हम चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ओरल कैविटी, नेज़ल कैविटी, या इसके अलावा अगर कोई और भी है तो हम भी सिर्फ कैविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यार एक था मेल गैमीट और एक था फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को आप बोलते हैं कि ये सारे के सारे स्पर्म्स हैं। फीमेल गैमीट को बोलते हैं कि जनाब ना ये एग्स हैं। दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब ना ये जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो 9 मंथ्स तक मदर बॉडी के अंदर रहेगा तो वो बेबी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जाइगोट एक वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म था जिसके पास न्यूक्लियस जनाब एनर्जी मौजूद था। जाइगोट में ये होता है कि जाइगोट के अंदर उसकी तकसीम होना स्टार्ट हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें कि ये जाइगोट है, ये पहली तकसीम हुई, दूसरी तकसीम हुई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। इस प्रोसेस को हमने, इसकी डिवीज़न को जो हम है ना वो बोलते हैं क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। जब इसमें बहुत सारी डिवीजन्स हो चुकी हैं तो ये फिर उसके बाद अपने आप को एक नई चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जो कि ये है, एंड दैट इज़ जनाब अली अ बॉल ऑफ सेल, जिसको हमने क्या बोला? मरूला। इस बॉल ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं जनाब ना? ये है मरूला। अब मरूला अपने आप को जनाब बिल्कुल सरफेस के साथ अटैच कर लेता है। इस जो सेल्स हैं, जो इसके मरूला के अंदर बॉल ऑफ सेल्स थे, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं, ब्लास्टोमर जिनको हम बोलते हैं, ये अपने आप को सरफेस पर अरेंज कर लेती है, दरमियान में कैविटी बन जाती है और इसको बोलते हैं ब्लास्टूला। इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टूला। ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। जो ये सेल्स हैं इनको बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। होपफुली आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। सो जाइगोट था, स्वार्म रह के मिल गए, उनके अंदर क्लीवेज हुई, माइटोसिस की डिवीजन हुई है। माइटोसिस होने के बाद क्योंकि उन्होंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है तो अब उन्होंने डिवीजन करके सबसे पहले तो बॉल ऑफ सेल्स में खुद को कन्वर्ट किया। जब बॉल ऑफ सेल्स कन्वर्ट हुए तो फिर उन्होंने दरमियान में से यहाँ से सेल जो थे वो सरफेस के ऊपर ऐसे जनाब ना अरेंज हो गए। इनकी सरफेस के ऊपर अरेंजमेंट होने के बाद दरमियान में स्पेस खाली होगी और सारे के सारे सेल जो है ना जी वो यहाँ पे देकर देखें तो ये सारे के सारे सेल जनाब सरफेस के ऊपर अरेंज्ड हैं, पेरिफेरी के ऊपर अरेंज्ड हैं, दरमियान में स्पेस है। इस स्टेज को हमने क्या बोला है? ये है ब्लास्टूला। नाउ आपके पास सेल्स थे, सेल्स ने खुद को अरेंज किया हुआ था और जनाब ने जी ये तमाम के तमाम सेल्स दरमियान में स्पेस के साथ मौजूद थे और ये जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसील। हम अब मज़ीद डिवीजन जब कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि यार ना ये वाला इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो चुके हैं। अब सेल्स नहीं पॉइंट डिस्कस कर लें। यहाँ पे एक पॉइंट डिसाइड होता है कि यार ये जो बाहर वाले सेल्स हैं इनके अंदर तकसीम हुई जा रही है, अब हम इन सेल्स को अंदर की तरफ मूव करवाएंगे। इस पॉइंट को आप बोलते हैं ब्लास्टोपोर, जहाँ से जो सेल्स हैं उन्होंने सेल के अंदर की तरफ मूव करना होता है, बॉडी के अंदर की तरफ नई स्ट्रक्चर बनाने के लिए मूव करना होता है। याद रखें, फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये वाला ऑर्गेनिज्म था और इसके इस पॉइंट से डिसाइड हुआ कि यहाँ से सेल्स को इसके अंदर की तरफ लेके जाना है, यहाँ पे ऐसे लेके जाना है। तो इस पॉइंट से ये जो बाहर वाले रेड वाले सेल्स होंगे वो ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे और ये मूव कर करके जनाब ने जी इस तरह का एक नया स्ट्रक्चर बना देंगे। इस स्टेज के अंदर जहाँ पे ये वाला काम होता है, अरेंजमेंट होती हैं, बॉडी की लेयर्स बनती हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रूला। ठीक है जी। अब आपके पास सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट के बाद आपके पास बना मरूला, मरूला के बाद आपके पास बना ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद आपके पास बन गया गैस्ट्रूला। अब बेसिकली तो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान कुछ स्टेजेस हैं और ये पहली 3-4 किस्म की स्टेजेस हैं। अब गैस्ट्रुलेशन के अंदर अगर आप यहाँ पर बात नोट करें, मैं यहाँ पे योग और उसकी डिवीजन और ये सारी की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इसमें लेयर्स बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपके पास एक, यहाँ से आप इसको अगर काट लें तो आपके पास सबसे बाहर वाली जो लेयर बनती है दैट इज़ रेड कलर्ड, और एक लेयर आपके पास ये दरमियान में ब्लू कलर की जनाब बनी हुई है। ये आपके पास दो दो लेयर्स आपके पास बन गई हैं। बाहर वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म।
ये भी एक्टोडर्म है। ठीक है जी। ये जो अंदर वाली लेयर्स बन चुकी हैं इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है जी। अब गौर करिए यहाँ पे तीसरी लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ से इस ये जो ब्लू कलर होती है कर्व वाली लेयर, ये भी कुछ सेल्स को ऊपर की तरफ फेंकती है और यहाँ से भी जनाब ना कुछ सेल्स को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ फेंका जाता है। तो इस कैविटी के अंदर एक तीसरी लेयर बनती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जनाब ना एक तीसरी लेयर बनती है जो ब्लैक कलर की इस वक्त मैंने बना दिया, तो वो इस जगह के ऊपर बनेगी। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। अब तीन लेयर्स का तो आपको पता चल गया जो कि डेवलपमेंट के दौरान बनती है। एक एक्टोडर्म है, एक मेसोडर्म है और एक एंडोडर्म है। तीन लेयर्स जनाब ना बन जाएंगी। अब आ जाते हैं हम अपनी वापस इस डिबेट के ऊपर कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे वो तीन हिस्सों में, बायलेट्रिया ग्रुप के लोगों ने अपने आप को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक था एसिलोमेटा, दूसरा सूडोसिलोमेटा, तीसरा सिलोमेटा। एसिलोमेटा नाम से ही जनाब ना ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर सिलोम मौजूद नहीं है। नो कैविटी, नो प्रॉपर सिलोम है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो क्या होगा? एक्टोडर्म तो है, ज़ाहिर है बननी ही बननी है। ये जनाब ना आपके पास एक्टोडर्म बन गई है। एंडोडर्म भी है, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्म भी बन गई है। मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी जगह तक नो स्पेस, कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। क्या है? कुछ फ्लूइड लाइक चीज़ होगी, कुछ सेल्स होंगे जो कि एक्टोडर्म से एंडोडर्म तक मौजूद होंगे, और उसने इस पूरी जगह को जो कि एक्टोडर्म से लेकर एंडोडर्म तक मौजूद थी इसको फिल किया हुआ होगा। और इस फील्ड स्पेस की वजह से कोई भी स्पेस यहाँ पर तक मौजूद नहीं है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनकी बॉडी के अंदर एक्टोडर्म से एंडोडर्म तक ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस कोई स्पेस मौजूद नहीं होती, उसको जिस ग्रुप में रखते हैं दैट इज़ एसिलोमेटा। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपको दूसरी दूसरी डिस्कशन पे आ जाएं। वो कौन सी है? सूडोसिलोमेटा। सूडोसिलोमेटा। अब आपको पता है कि सूडो का मतलब क्या है? फॉल्स, गलत। सिलोमेटा क्या है? कैविटी, फॉल्स कैविटी। ये तो आपको अंदाज़ा हो गया जनाब ना सूडोसिलोमेटा से ना हो। आपके पास सबसे बाहर वाली लेयर है, आपको पता है कौन सी? एक्टोडर्म है। सबसे बॉडी के अंदर वाली लेयर है, आपको पता है ये भी कौन सी है? एंडोडर्म है। ये एक्टोडर्म है। ये जनाब ना आपके पास जो अंदर वाली लेयर था ये ब्लैक, ये एंडोडर्म है। अब डेवलपमेंट के दौरान होता कुछ यूँ है कि एक्टोडर्म के अंदर वाली साइड के ऊपर यहाँ पे एक ग्रीन कलर की जो लाइन मैं इस वक्त लगा रहा हूँ, ये जो लाइन है ये आपके पास तीसरी लेयर बन चुकी है, जिसे आपने क्या बोला? ये जनाब है मेसोडर्म। लेकिन मसला ये बना है कि यहाँ एक्टोडर्म के बाहर वाली साइड के ऊपर ये वाली लाइन जो है ना वो नहीं बनी। तो हमें ये वाली जो स्पेस नज़र आती है ये एक फॉल्स स्पेस नज़र आती है। हमें लगता है शायद ये एक्टोडर्म, ये जो एंडोडर्म है ये स्पेस का हिस्सा है या शायद इसका हिस्सा नहीं है। तो हम इसके बारे में कोई कन्फर्मेटरी राय नहीं दे पाते। तो इस स्पेस को हम फॉल्स कैविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर ये वाली डेवलपमेंट के दौरान स्टेज बनती है, इसको हम सूडोसिलोमेटा में रख देते हैं, क्योंकि ये वाली जो कैविटी है ये फॉल्स कैविटी है, इसे हम सूडोसिलोम बोलते हैं। होपफुली आपको पता लग गया। नेक्स्ट ग्रुप आपके पास आ गया सिलोमेटा। सिलोमेटा के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास जनाब ना सबसे बाहर वाली साइड के ऊपर एक्टोडर्म है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान बन गई थी। उसके बाद सबसे अंदर वाली साइड के ऊपर जनाब ना एंडोडर्म भी मौजूद है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये लेयर भी बन चुकी थी। तीसरी लेयर जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनी है दैट इज़ कि आप एक्टोडर्म के अंदर वाली साइड के ऊपर भी एक तीसरी लेयर बना दी है आपने जो कि ग्रीन कलर की है, और एंडोडर्म के बाहर वाली साइड के ऊपर भी आपने एक तीसरी लेयर बना दी है जो कि जनाब ना जी एक नई लेयर है दैट इज़ कॉल्ड मेसोडर्म। अच्छा, अब मेसोडर्म जो है आपने एक्टोडर्म के अंदर वाली साइड के ऊपर भी बना दी। मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपने लगाई थी ये जनाब ना आपने मेसोडर्म बनाई थी जो कि ब्लू कलर की लाइन के अंदर वाली साइड के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जनाब रेना जी एंडोडर्म के बाहर वाली साइड के ऊपर भी आपने ये वाली लाइन लगाई हुई है। सो अब आप देखें ये जो स्पेस है ये स्पेस प्रॉपर स्पेस है। इसको मेसोडर्म ने मेसोडर्म के बनने के बाद एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से अलग अलग कर दिया है। ये स्पेस प्रॉपर स्पेस कहलाती है।
और इसको हम ट्रू कैविटी बोलते हैं, और इसको हम फिर ट्रू कैविटी को, इस ट्रू कैविटी को हम सिलोम बोलते हैं। होपफुली आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि क्या हो रहा है। अब आपने पिछली दोनों डायग्राम के ऊपर फोकस करें कि यार अगर एसिलोमेटा है तो एक्टोडर्म से एंडोडर्म तक मेसोडर्म है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, तो इस वजह से हम इसे एसिलोमेटा में रखते हैं। और इसके साथ जो फाइलम अटैच होता है, जिस फाइलम का इसके साथ ताल्लुक होता है, दैट फाइलम इज कॉल्ड जनाब अलीना जी प्लेटीहेलमिंथेस। ये फाइलम एसिलोमेटा ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है। जो सूडोसिलोमेटा है, इसके साथ जो फाइलम बनता है दैट इज़ नीमाटोडा। लो जनाब, ये इसका फाइलम आ गया। अब आपके पास आ गया सिलोमेटा ग्रुप, जो कि तीसरा है और सबसे ज़्यादा अहम है। इसने सिर्फ फाइलम नहीं बनाए, बल्कि इसने फर्दर जो अपने अंदर से दो ग्रुप्स बाहर निकाले हैं, और वो जो दो ग्रुप्स हैं उनका नाम है जनाब अली, एक है प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स, और दूसरे का नाम है ड्यूट्रोस्टोम्स। होपफुली आपने जनाब में ये दोनों लिख लिए होंगे, एक है प्रोटोस्टोम्स और दूसरा कौन सा है, ड्यूट्रोस्टोम्स है। होपफुली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप जनाब जी किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये क्या क्या हो रहा है। सिलोमेटा ग्रुप की आपने बात की, ए सिलोमेटा ग्रुप की आपने बात की, ये जितनी भी बातें हुई हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये बेसिकली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप ये वाला जो काम है कि नहीं करेंगे, इसको, इस पूरी टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि आप इसके अंदर जनाब ना खराबापना पैदा कर दें, और आपको जो पूरा चैप्टर है जी उसकी किसी सूरत भी समझ नहीं आएगी। तो हम अपनी डिस्कशन को यहाँ पे एक दफ़ा क्लोज़ करते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम से पहले पहले ना अपनी चीज़ों को तैयार कर लें। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम अपने प्रोटोस्टोम, ड्यूटोस्टोम और इस सारी डिस्कशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कि उसके बाद स्केच कंप्लीट हो जाएगा, और आपको फिर उसके बाद पूरा चैप्टर आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा। होपफुली आपको समझ लग गई और आपको चीज़ों को पता लग गया। खुश रहें, मज़े करें। सी यू इन द लेक्चर नंबर 2।